नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये जो 22 नवंबर 2021 का यूजीसी नेट पेपर 1 का जो शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से रिलेटेड का पेपर है, उसका हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। आज से 26 से स्टार्ट करेंगे इस पेपर के। और यदि आपको और भी जो 19 और 20 के और 21 के भी हम लोगों ने जो वीडियो बनाए हैं वो आपको चाहिए है या देखने हैं, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो आप उस तक पहुंच सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगामी वीडियो भी आपको मिलते रहें। और अगर आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन चाहिए है तो उसके लिए हम लोगों ने घटना चक्र का वीडियो बनाए हैं, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का तीनों सेगमेंट के अलग अलग प्लेलिस्ट में बना रखी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग चलिए अब 26 से स्टार्ट करते हैं इस पेपर का। तो क्या है, कथन है, न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क केवल उन विषयों में होता है जो पूर्णतः अज्ञात हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूर्णतः अज्ञात है उन्हीं पे होगा। और केवल है तो बिल्कुल आप सोच लेना कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है। ठीक है, नेगेटिव वाला। ठीक है, कथन सेकंड, न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता है जो सुस्थापित हैं। तो बिल्कुल ये सही है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसका? न्याय सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? ज्ञान के 4 वैध साधन हैं। धारणा मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, तुलना एवं ध्वनि। अमान्य ज्ञान में स्मृति, संदेह, त्रुटि और काल्पनिक तर्क शामिल है। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क आवश्यक नहीं कि उन्हीं विषयों में हो जो पूर्णतः अज्ञात हो, अतः कथन 1 असत्य है। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता है जो सुस्थापित है, तो कथन 2 सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? लिंग अथवा हेतुकरण अथवा अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है। लिंग अथवा हेतु, करण अथवा अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है। ठीक है, और अगला है बी ऑप्शन है, हेतु वर्तमान की वस्तु होता है किंतु भूत व भविष्य की नहीं। हेतु मृत तथा भविष्य होने पर अनुमान में प्रकार कर सकते हैं, और व्याप्ति अथवा हेतु और साध्य के बीच पूर्ण संबंध के ज्ञान के अतिरिक्त हेतु निष्पत्ति तक पहुंचा सकता है। तो इसका फर्स्ट होगा, ए होगा सही, कि लिंग अथवा हेतु करण अथवा अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है। ठीक है, क्या है इसमें? भारतीय दर्शन में अनुमान का अर्थ किसी अन्य वस्तु के बारे में आकलन को व्यक्त करना है। न्याय दर्शन में अनुमान केंद्रीय स्थान रखता है। यह तर्क शास्त्र में न्याय वाक्य के रूप में अपनी पहचान रखता है। बिल्कुल जो भी हम लोग करते हैं, कहते नहीं एज्यूम करो, तो तर्क शास्त्र में होगा इसका। ठीक है, यह 5 चरणों से गुजरता है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ध्यातव्य है कि लिंग अथवा हेतुकरण अथवा अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है। अगला है कथन है, मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत है कि न्याय वाक्य में 5 सदस्य अथवा प्रतिज्ञाप्ति होता है। मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत नहीं है। कथन 2 है, मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत है कि न्याय वाक्य केवल परार्थानुमान क्या है अथवा प्रदर्शनकारी अनुमान के लिए आवश्यक है, ना कि स्वार्थानुमान अथवा स्वानुमान के लिए। तो इसमें ए गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, क्या है इसमें? मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत हैं कि न्याय वाक्य में 5 सदस्य अथवा प्रतिज्ञाप्ति होती है, ये गलत है और कथन सेकंड सही है। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मीमांसा के अनुसार तो डी हो जाएगा इसका। ठीक है,
मीमांसा के अनुसार 3 प्रमाण या न्याय वाक्य स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है, 3 है, 5 नहीं है, धारणा, अनुमान और प्रमाण, ठीक है। वेदांत में भी 3 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, प्रत्यक्ष, तर्क और श्रुति। तो देखो मीमांसा के अनुसार 3 है, धारणा है, अनुमान है और प्रमाण है, ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को, धारणा, अनुमान और प्रमाण, ठीक है। और वेदांत में क्या है, वेदांत मतलब उपनिषद, प्रत्यक्ष, तर्क और श्रुति, ठीक है। इस तरह कथन एक असत्य है, 5 नहीं है। और इस ध्यातव्य है कि मीमांसक एवं वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमति है कि न्यायवाक केवल परार्थानुमान अथवा प्रदर्शनकारी अनुमान हेतु आवश्यक है, ना कि स्वार्थानुमान अथवा स्वानुमान के लिए, ठीक है। तो 2 सही है। अगला है औपचारिक हेतुभाव वह है जिसे तर्कवाद की आकारिक संरचना के निरीक्षण मात्र से चिन्हित किया जा सकता है। तो हाँ, औपचारिक, बिल्कुल। कथन 2 है औपचारिक हेतुभाव केवल निगमनात्मक तर्क वाक्य में पाए जाते हैं जिनकी अनिर्धार्य आकारिक संरचना हो। तो दोनों सही है। क्या है इसमें, हेतुभाव तर्क की त्रुटियां हैं। हेतुभाव औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। औपचारिक हेतुभास अधिकांश औपचारिक हेतुभास तर्क की त्रुटियों को इंगित करते हैं। इसमें निगमन एवं आधार वाक्य तर्क संगत नहीं होते, ठीक है। अधिकतर क्या होते हैं, त्रुटियों को इंगित करते हैं। उदाहरण, आधार वाक्य, सभी काले भालू सर्वाहारी होते हैं। आधार वाक्य है सभी रैकून सर्वाहारी होते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, सभी रैकून काले भालू हैं, ठीक है। हेतुभास क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है इसमें। और जो औपचारिक होता है वो क्या होता है, त्रुटियों को इंगित करता है, उसमें निगमन एवं आधार वाक्य तर्क संगत नहीं होते, ठीक है। औपचारिक हेतुभास को तर्क वाक्य की आकारिक संरचना निरीक्षण से चिन्हित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये केवल निगमनात्मक तर्क वाक्य में पाए जाते हैं जिनकी अविनिर्धार्य आकारिक संरचना है। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी किसी व्यक्ति पर चाकू चलाए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शल्य चिकित्सक शल्य क्रिया के क्रम में अन्य व्यक्ति पर चाकू का प्रयोग करते हैं, अतः शल्य चिकित्सक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो ये संयोग का हेतुभास है, ठीक है। क्या इसमें संयोग का हेतुभास, इसमें क्या होता है, दिए गए वाक्य में संयोग का हेतुभास है। संयोग का हेतुभास में वास्तविक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सतही प्रासंगिकता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। संयोग में क्या होता है कि कोई जो मेन कॉज होता है उस पर सब लोगों का ध्यान हटाने के लिए लोग दूसरी चीज़ों को विवाद में ले आते हैं ना। अब यहाँ पे वही आ गया बाइनरी डेसिमल का, तो 0, 10, 100, 110 पी की द्विचर संख्याओं के क्रम में पी का मान कितना होगा, तो ये 0 मतलब 0 होगा, 10 मतलब 2 होगा, 100 मतलब 4 होगा, 110 मतलब 6 होगा, तो ये 8 का क्या होता है, और 110 के बाद 111 तो 1000 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। कंप्यूटर के निम्नांकित मेमोरी, ये 32 है। कंप्यूटर के निम्नांकित मेमोरी प्रकारों को सबसे धीरे से सबसे तीव्र के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे रजिस्टर होता है, अच्छा धीरे पूछ रहा है, तो सबसे तीव्र के क्रम में, तो रजिस्टर सबसे लास्ट में आएगा, ई लास्ट में आएगा। अच्छा 2 है इसमें, ठीक है। फिर कैसे आ जाएगा, ई के पहले कैसे आ जाएगा, तो सी होगा, ठीक है। यहीं से आंसर निकल गया हम लोगों का। और वैसे सबसे जो कम होगा वो CD रोम होगा, रैम के बाद होगा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के बाद मतलब CD रोम होगा, रोम के बाद हार्ड डिस्क होगा, हार्ड डिस्क के बाद रैम होगा, ठीक है। फिर आ जाएगा कैशे और फिर आ जाएगा रजिस्टर। डेटा प्रोग्राम या अनुदेशों को स्थायी एवं अस्थायी रूप से संग्रहित करने हेतु कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इस संग्रहित
डेटा का उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी क्या होता है? यह मेमोरी सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संपर्क में रहती है तथा हमेशा कंप्यूटर से संबद्ध रहती है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः अस्थायी होती है, परंतु रोम रीड ओनली मेमोरी प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है जो स्थायी मेमोरी होती है, जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम। ठीक है। द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? सामान्यतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होते हैं और बड़ी मात्रा में डाटा और सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं। ये सामान्यतः स्थायी मेमोरी होती है, इनसे डेटा प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण क्या है? मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क आदि हैं। दिए गए विकल्प में मेमोरी के प्रकारों में धीरे से तीव्र क्रम इस प्रकार है: सीडी रोम, हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रजिस्टर। अगला है कथन है सीपीयू द्वितीयक मेमोरी से सॉफ्टवेयर को प्रत्यक्षता कार्यान्वित करता है। अगला है कथन 2 है वह सॉफ्टवेयर मुख्य स्रोत सॉफ्टवेयर कहलाता है जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सके। नहीं, ये दोनों गलत हैं, क्योंकि द्वितीयक मेमोरी कहाँ से जो हम लोग अलग से लगाते हैं वो होती है ना। क्या है इसका, मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है इसका? बी हो जाएगा कि इसके दोनों कथन असत्य हैं। इसमें क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू प्राथमिक मेमोरी के सीधे संपर्क में होता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी के होता है, द्वितीयक के नहीं होता है। यह अतः सीपीयू प्राथमिक मेमोरी से सॉफ्टवेयर को प्रत्यक्षता कार्यान्वित करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी इसका उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन के साथ कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस फ्री होता है, उपयोगकर्ता को कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण मोजिला फायरफॉक्स, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और अपाचे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर आदि हैं। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला है विकी के संबंध में निम्न में से कौन सत्य है? विकी पृष्ठों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है। और बी है विकी पृष्ठ में किया गया प्रत्यक्ष परिवर्तन अंकित किया जाता है और उसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है। सी है विकी का अभिकल्पन लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति देता है। तो इसमें तीनों सही होंगे इसके। विकी के प्रश्नों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है। ठीक है। विकी प्रश्न में किया गया परिवर्तन अंकित किया जाता है और उसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है। और विकी का अभिकल्पन लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति देता है। क्या होता है? विकी स्वतंत्र रूप से विस्तार योग्य आपस में संबंधित वेब पेजेस का संग्रह है जो वर्ष 2001 में शुरू किया गया। विकी पृष्ठ में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अंकित किया जाता है और उसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है। विकी प्रश्नों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर से लॉक कर सकता है। विकी का अभिकल्पन लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति भी देता है। अगला है सूची 1 और सूची 2 दी गई है। दोस्तों, इनको तो कर ही रहे हैं, आप लोग मैथ क्वेश्चन को जरूर कर लेना क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मैथ के क्वेश्चंस और इसमें भी हम लोग इसको करेंगे तो ज़रूर स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं। उच्च शिक्षा संबंधी डिजिटल पहेली और प्रीवियस ईयर पेपर के अगर आप मैथ के क्वेश्चन कर लोगे ना, उससे एक आइडिया मिल जाएगा आपको। तो उसी को अगर आप एक सीक्वेंस में सॉल्व कर लें तो उसमें भी अगर उस पर वेस्ट कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो हाँ, हम लोग ये वाला देख रहे थे, उच्च शिक्षा संबंधी डिजिटल पहेली क्या है? स्वयं प्रभा। तो इसमें क्या है? और डिजिलॉकर NAD। ठीक है, तो क्या है डिजिलॉकर? क्या है ये? शैक्षिक अधिग्रहण यथा उपाधियों, अंक पत्रों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता वो भंडारण होगा। और इसमें देख लेते हैं, रुकिए मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ।
स्वयं का क्या होता है, कभी भी कहीं भी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए MOOC मूक्स, ठीक है, मूक्स कहा है तो कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए स्वयं का है। इसके बाद स्वयं प्रभा क्या है, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए निःशुल्क DTH चैनल है। ये तो चैनल का तो हमें पता ही है स्वयं प्रभा का। और सी का होगा भौतिक अवस्थी में असंयुक्त व्यक्तिक ई दस्तावेजों का भंडारण और उपलब्धता, ठीक है। और NAD जो होता है वो है ये जो NAD का नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, ठीक है। क्या इसमें ए हो जाएगा इसका, स्वयं प्रोग्राम को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया या किसी को भी कहीं भी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रोग्राम है। स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा निःशुल्क 34 DTH चैनल का समूह है जो उच्च स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण 24/7 के आधार पर GSAT 15 सैटेलाइट के उपयोग से करता है। डिजी लॉकर क्या है, डिजिटल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यह भौतिक अवस्थिति से असंयुक्त व्यक्ति की दस्तावेजों का भंडारण और उपलब्धता प्रदान करता है। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी NAD जो है NAD सभी शैक्षिक अधिनिर्णयों यथा उपाधियों, अंक पत्रों आदि के ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण उपलब्ध कराता है। 36 है, कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट घटक है। क्या है, कागज और कार्डबोर्ड कर्टन है, ठीक है। श्रेणीकृत अपशिष्ट घटक, ठीक है। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट घटक है कागज, कार्डबोर्ड, कार्टून एवं काष्ठ। आमतौर पर कचरा के रूप में भी वस्तुएं जानी जाती हैं जो रोजमर्रा के उपयोग में लाई जाकर फेंक दी जाती हैं, जैसे उत्पाद के पैकेट, घास की कतरन, फर्नीचर, कपड़े, बोतलें, स्क्रैप, समाचार पत्र, पेंट, बैटरी आदि, ठीक है। अगला है सतत विकास लक्ष्य 12 सतत उपभोग एवं उत्पादन के तहत खुदरा एवं उपभोक्ताओं स्तर पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न द्वारा कम करना एक लक्ष्य है। तो हाफ, ठीक है, 1/2 क्या है इसमें, ये तो हमें पता ही है। UN ने 193 देशों द्वारा सितंबर 2015 में 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG के साथ अगले 15 वर्ष अर्थात 2030 तक के लिए अपनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं। इनके लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम नोडल संगठन है। गोल 12 क्या है, 12 के तहत संधारणीय उपभोग और उत्पादन प्रतिरूप को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। गोल 12 के टारगेट 12.3 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति वैश्विक फूड वेस्ट को फुटकर एवं उपभोक्ता स्तर पर आधा करना निर्धारित किया गया है। अगला, भारत में लघु जल शक्ति संभाव्यता कितनी होने का अनुमान है, तो ये 20 गीगावाट के आसपास है होने का अनुमान है, ठीक है। ये हम लोग नवीकरण उसमें लाते हैं, नवीकरणीय में, ठीक है, लघु जल शक्ति का। इस और क्या है, भारत में पवन, सौर, बायोमास एवं लघु हाइड्रो जैसे स्रोतों से विशाल अक्षय ऊर्जा की संभाव्यता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 100 मीटर की हब ऊंचाई पर 300 गीगावाट से अधिक की पवन क्षमता, ये जो 25 वाले होते हैं 25 मेगावाट के, उनसे कम के जो होते हैं उन्हें कहते हैं लघु शक्ति वाले, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, भारत में 100 मीटर की हब ऊंचाई पर 300 गीगावाट से अधिक की पवन क्षमता, लगभग 750 गीगावाट की सौर क्षमता, 30% बंजर भूमि की उपलब्धता को मानते हुए लगभग 20 गीगावाट लघु पन बिजली क्षमता और 25 गीगावाट जैव ऊर्जा क्षमता है, ठीक है। अगला है ओजोन क्षय की वैकल्पिक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है, तो क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। दिए गए विकल्प में ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या के लिए क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन मुख्य कारण है। मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जल के साथ संयुक्त होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो कि अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार है। अगला है, निम्नांकित में से किस प्राकृतिक आपदा को स्थलीय
स्थल कृतीय के रूप में श्रेणीगत किया जाता है। तो तूफान, बाढ़, इसमें देख लेते हैं प्राकृतिक, क्योंकि भूकंप भी आएगा और भूस्खलन, ये दोनों आ जाएंगे। अच्छा, हिमस्खलन है, ये हिमस्खलन भी आएगा उसी में। तो क्या है इसमें, प्राकृतिक आपदा को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थलीय प्राकृतिक आपदा, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा। यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, स्थलाकृत, तो उसमें हिमस्खलन और तूफान तो आएगा ही आएगा, मतलब भूकंप आएगा ही आएगा। क्या है इसमें, इसमें ज्वालामुखी आपदा आता है, भूकंपीय आपदा आता है, सुनामी आपदा आता है, भूस्खलन और हिमस्खलन दोनों आते हैं, ठीक है। और वायुमंडलीय आपदा जो है उसमें क्या आता है, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवातीय आपदा, हरिकेन आपदा, टोर्नेडो आपदा, आकाशीय विद्युत आपदा, उपल वृष्टि, हिम झंझावत, तड़ित झंझा, हिमपात, हिमस्खलन, बाढ़, सूखा, शीतलहर, गर्म। तो इसमें क्या है, स्पष्ट है कि हिमस्खलन प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृत रूप में श्रेणीगत किया जा सकता है, जबकि आयोग द्वारा हिम झंझावत दिया गया है जो वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम है, 1 मिनट, हिमस्खलन प्राकृतिक आपदा, ठीक है, ठीक है। न क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है, विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, और तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्यालय, प्रौढ़ और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय। क्या है इसमें, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक को नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी, 68 में आई थी। द्वितीय कब आई थी, 86 में आई थी। और 86 की शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ढांचा एवं प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया। हालांकि इस शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। निम्नांकित में से कौन सा मूल्य 100 उत्कर्ष से संबद्ध है, सुरक्षा मूल्य, 100 सर्व मुक्तिवाद का मूल्य, स्वतंत्रता का मूल्य और समानुरूपता। तो जो 100 मुक्तिवाद का मूल्य है उसको मूल्य 100 उत्कर्ष से संबद्ध है, ठीक है। किससे संबंधित है, मूल 100 उत्कर्ष से, सर्व मुक्तिवाद का मूल्य। इसमें क्या है, 100 उत्कर्ष सेल्फ ट्रांसेंडेंस सिद्धांत व्यक्ति की भूमिका को मानव संसाधन के रूप में और कल्याण के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करता है। 100 उत्कर्ष में सर्व मुक्ति का मूल्य निहित है। 43 है, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। तो क्या क्या है, SSSEA और परख और IITI और इसके बाद NITI, ठीक है। NTA नहीं है, NTA तो होगा भी नहीं, चले नहीं सॉरी, ये NITI भी नहीं होगा, इसमें केवल 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, SSSEA, परख और IITI। इसमें क्या है, NEP 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत अनेक नए निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्ता युक्त मानकों का पालन करते हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण SSSSA नामक एक स्वतंत्र राज्य व्यापी निकाय की स्थापना करेगी। विद्यार्थियों की प्रगति मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख
परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है इसमें। नेप 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के विकास एवं संरक्षण हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट सचिवालय के प्रस्ताव हेतु नीति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्थापना की गई। और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना नवंबर 2017 में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं फेलोशिप हेतु परीक्षा आयोजित करने हेतु की गई है, जो कि हमारा अभी हो रहा है। यूजीसी का जो पेपर होता है जो हम लोगों का नेट का, तो वो एनटीए ही करवा रहा है, नीट का भी करवाता है। निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है? तो नीति आयोग है, ठीक है। अगला है, नहीं इसको पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्प नीति आयोग सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है। योजना को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट सचिवालय के प्रस्ताव द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई। यह एक संविधानेतर एवं गैर संवैधानिक निकाय है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। 1973 से पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। AICTE का पूर्ण रूप क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। इसकी स्थापना नवंबर 1945 में परामर्श निकाय के रूप में की गई थी। 1987 में संसद के अधिनियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया AICTE को। MCI का पूर्ण रूप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। MCI की स्थापना 1934 में मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट 1933 द्वारा की गई। बाद में काउंसिलिंग का पुनर्गठन इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट 1956 द्वारा किया गया। 25 सितंबर 2020 को इसे समाप्त करके इसके पश्चात नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2021 द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई, ठीक है। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तो शांति स्वरूप भटनागर थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। तो पढ़ लेते हैं। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर 1953 से 55। 53 में गैर सांविधिक संस्था के रूप में स्थापना के बाद थे, जबकि 1956 में यूजीसी को संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री CD देशमुख बनाए गए, ठीक है। पहले कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। और CD देशमुख कब बनाए गए? जब इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ। 1953 में गैर सांविधिक संस्था की स्थापना के बाद श्री CD देशमुख चौथे क्रम के अध्यक्ष थे। इस प्रकार दूसरे क्रम के अध्यक्ष श्री हुमायूं कबीर थे। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार है, M जगदीश कुमार। गद्दांश है तो देख लेते हैं, चलिए इसको। बढ़ती वैश्विक अंतर संबद्धता के दृष्टिगत समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नागरिकता की शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि अधिगमकर्ता को वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता और बोध सशक्त हो और वह अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी, सुरक्षित और संधारणीय समाजों का सक्रिय समर्थक बन सके। समग्र शिक्षा के अंग के रूप में समस्त उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों को स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकारों, शिल्पियों आदि के साथ प्रशिक्षुता के अवसर पर साथ साथ उनके अपने अथवा अन्य उच्च प्रशिक्षुता के अवसर के साथ साथ उनके अपने अथवा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों के संकाय अनुसंधानकर्ताओं के साथ अनुसंधान प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी अपने अधिगम के व्यवहारिक पक्ष के साथ सक्रियता पूर्वक जुड़ सकें और इसके सह परिणाम स्वरूप उनकी नियोजनीयता में भी वृद्धि हो। भारत को वैश्विक अध्ययन के एक ऐसे गंतव्य के रूप में संदर्भित किया जाएगा जहां कम लागत पर स्तरीय शिक्षा उपलब्ध हो। ये तो है अभी भी, ठीक है। विदेशी विद्यार्थियों को दाखिला देने वाले प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी कार्यालय स्थापित किया जाएगा, ताकि विदेश से आ रहे विद्यार्थियों की सुविधा और सहायता संबंधी सभी मामलों में समन्वय किया जा सके। उच्च स्तरीय विदेशी संस्थान के साथ अनुसंधान, प्रशिक्षण, सहयोग
और संकाय विद्यार्थी आदान प्रदान किया जाएगा और अन्य देशों के साथ परस्पर लाभकारी और प्रासंगिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तर्थ बेहतर निष्पादन वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में अपने परिसर स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और इसी प्रकार विश्व के 100 शीर्ष विद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवर्तन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के प्रयास को सुगम बनाने के लिए एक विधान पुनः स्थापित किया जाएगा और भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के सदृश इन विश्वविद्यालयों के लिए भी विनियामक प्रशासन संरचना और पाठ्य सामग्री विषयक मानदंडों के मामले शीघ्रता से निपटाए जाएंगे। साथ ही भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और विद्यार्थियों के मेल जोल को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों में से अर्जित अंकों क्रेडिट के यथेष्ट पाए जाने पर मान्यता दी जाएगी जो उपाधि प्रदान करने वाले प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान की आवश्यकता अनुसार होगी। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रबल पूर्व धारणा है कि क्या है, वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के मध्य अंतर संबद्धता निरंतर संवर्धित हो रही है। ठीक है, तो सेकंड है तकनीकी ज्ञान द्वारा पारंपरिक अधिगम शैलियों को प्रतिस्थापित करना चाहिए। अगला है उच्च शिक्षा संस्थानों को वांछित आचार शास्त्रीय मूल्यों के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और शैक्षिक विचारों और उपलब्धियों की मुक्त आदान प्रदान को सुगम बनाने के विधायी ढांचे परिवर्तन की आवश्यकता है। तो बिल्कुल ACD सही होगा क्योंकि विधायी ढांचा का तो हो ही रहा है और उच्च शिक्षा संस्थानों को वांछित और वैश्विक स्तर पर संबद्धता, ये भी तीनों का इसमें बताया गया है। देखिए देख लेते कहाँ पे। चलिए क्या है इसमें, दिए गए गद्यांश से स्पष्ट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रबल पूर्व धारणा है कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के मध्य अंतर संबद्धता निरंतर संवर्धित हो रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों को वांछित आचार शास्त्रीय मूल्यों के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शैक्षिक विचारों उपलब्धियों के मुक्त आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए विधायी ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। नहीं, ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता ना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। बिल्कुल, तो क्या है, कथन 2 सही है, 1 नहीं है। ठीक है, क्या इसमें दिए गए गद्यांश से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के उद्देश्य तैयार की गई है। एक गलत है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अगला है उच्च शिक्षा के संबंध में मुख्य चिंताओं का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त रूप में प्रतिनिधित्व करता है। इसमें केवल स्थानीय ज्ञान निर्माण और इसके क्रियान्वयन की युक्ति दी गई है। इसमें भारत की केवल विदेशी उच्च शिक्षा प्रारूपों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच ज्ञान और अधिगम के पारस्परिक आदान प्रदान पर बल दिया गया है। ठीक है, यही सत्य है। दिए गए गद्यांश से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा के संबंध में इसमें स्थानीय और वैश्विक दोनों ज्ञान निर्माण और उसके क्रियान्वयन की युक्ति दी गई है। इसमें भारत में स्थानीय भारतीय उच्च शिक्षा एवं विदेशी उच्च शिक्षा प्रारूपों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच ज्ञान एवं अधिगम के पारस्परिक आदान प्रदान पर बल दिया गया है। इसमें सामाजिक मुद्दा को ध्यान में रखकर विद्यार्थी अपने अधिगम के व्यवहारिक पक्ष के साथ सक्रियतापूर्वक जुड़कर अपनी नियोजनीयता में वृद्धि करने पर चर्चा कर सकता है। अगला है उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र शिक्षा का उद्देश्य है। तो विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधानकर्ताओं और संकाय के साथ अनुसंधान प्रशिक्षुता, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का पुनरुपयोग, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षुता हेतु अवसर उपलब्ध कराना, समाज विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों को शिक्षण और अधिगम के विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, A और C हो जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधानकर्ताओं संकाय के साथ अनुसंधान प्रशिक्षुता और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षुता हेतु अवसर उपलब्ध कराना। क्या है इसमें, दिए गए गद्यांश से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधानकर्ताओं संकाय के साथ अनुसंधान प्रशिक्षुता और तथा स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षुता हेतु अवसर उपलब्ध कराना है। कथन 1 है,
अगला क्या लास्ट ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगम की अभिकल्पना सहिष्णुता, समावेश और संधारणता के मूल्यों को समावेशी प्रक्रिया के रूप में दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अधिगमकर्ता की व्यवसायों और उद्योगों में नियोजनीयता पर बल दिया गया है। तो दोनों सही है इसमें। ठीक है, क्या दिए गए ध्यान से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगम की अभिकल्पना सहिष्णुता, समावेशन और संधारणीयता के मूल्यों की समावेशी प्रक्रिया के रूप में की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगमकर्ता की व्यवसायों और उद्योगों में नियोजनीयता पर बल दिया गया है। तो एक और दो दोनों सही है। तो ये हम लोगों का पेपर कंप्लीट होता है नवंबर 2021 वाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमारा जुड़ाव बना रहे, और लोगों को भी शेयर करिए जो यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद।